जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इजराइल के जनरल इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत हो चुकी है। वैसे इन्होंने विपक्ष में लगभग 17 महीने बिताने के बाद मंगलवार के संसदीय चुनाव में अपने लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी धार्मिक सहयोगियों के साथ एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में शानदार वापसी की है। और खास बात है कि खुद इजराइल के फॉर्मर प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने इन्हें जीत की बधाई भी दी है और सरकार के प्रमुख दावेदार यानी कि बतौर प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में लौटने को कहा है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि नेतन्याहू के जीतने से भारत पर क्या असर पड़ेंगे, साथ ही भारत इजराइल के संबंध किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से हैं, क्योंकि आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी अधिक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, अभी 1 नवंबर 2022 को इजराइल में विधायी चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 सीटों में से लगभग 62 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें अभी 1-2 और सीटों की बढ़ोतरी भी हो सकती है। खैर जो भी हो, लेकिन अगर अंतिम परिणामों को देखा जाए तो इजराइल के नेसेट में लिकुड पार्टी की जीत हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, नेसेट वहाँ के संसद का नाम है। हो सकता है ये आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाए। वैसे सबसे अच्छी बात है कि खुद वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ने ही अपनी हार मान ली है और उन्होंने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को इसके लिए बधाई दी है। देखिए, ये और उनकी वाइफ हैं। वैसे आपको पता होगा कि नेतन्याहू इजराइल में सबसे ज़्यादा समय काल तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। हालांकि इस बार उनकी पार्टी हार गई थी। बताया जा रहा था कि इन पर भ्रष्टाचार के भी कुछ आरोप थे। खैर वजह जो भी रहा हो, लेकिन इस बार इनकी पार्टी लगभग 62 सीटों के साथ वापसी की है। तो इनके जीत पर दुनिया के तमाम बड़े लीडर ने इनको बधाई दी है। आइए देख लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बधाई दी है। तो इस जीत पर मोदी जी ने इन्हें अंग्रेजी में और वहाँ की भाषा हिब्रू में भी ट्वीट किया है, जो कि यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि ये भाषा 5th सेंचुरी के आसपास ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन इजराइल ने फिर से इस भाषा का विकास कर लिया और इस मॉडर्न जमाने में भी इजराइल के लगभग सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिब्रू में भी जारी किए जाते हैं। खैर मोदी जी ने इसी हिब्रू भाषा में ट्विटर पर बधाई दी है, जो वहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, मजेल तोव मेरे दोस्त, आपकी चुनावी सफलता के लिए मैं भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के अपने संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हूँ। इसके अलावा मोदी जी ने इंडिया इजराइल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को प्राथमिकता देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड को भी बधाई दी है। आइए अब एक नज़र इजराइल के लेजिस्लेटिव इलेक्शन पर भी डाल लेते हैं। देखिए, वहाँ के नेसेट में कुल 120 सीट है, जिसमें कि मेजॉरिटी साबित करने के लिए 61 सीटों की जरूरत है। इसमें से बेंजामिन नेतन्याहू के लिकुड पार्टी को 32 सीट मिले हैं, वहीं लैपिड की पार्टी को 24 सीट मिले हैं। बाकी ये रिलीजियस जायनिस्ट पार्टी को 14 सीट मिले हैं, जो कि नेतन्याहू की सरकार को सपोर्ट कर रही है। तो 32 और 14 46 हो गए। इसके अलावा नेशनल यूनिटी पार्टी के पास 12 सीट है। बाकी और छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि ब्लू एंड वाइट, न्यू होप वगैरह। मतलब कि कुल मिलाकर नेतन्याहू के पास पर्याप्त सीट है सरकार बनाने के लिए। वैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इनके पास 65 के आसपास सीटें आ सकती है। वैसे ये इजराइल की 36वीं सरकार बनेगी, जिसके नेता एक बार फिर से नेतन्याहू होंगे। आइए अब समझते हैं कि इनके जीतने से वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, नेतन्याहू को एक आक्रामक नेता के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि ये ईरान के प्रति काफ़ी आक्रामक नीति रखते हैं। इसके साथ नेतन्याहू को एक कट्टर यहूदी के रूप में भी जाना जाता है, जो फिलिस्तीन के प्रति काफ़ी कड़ा रुख रखते हैं। खैर आइए हम इंडिया इजराइल रिलेशन को एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं। देखिए, इजराइल के साथ हमारे देश के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। साथ ही नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को आप भली भांति जानते हैं। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत इजराइल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। साथ ही यह रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। वैसे हम जानते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी होती है और इसीलिए हमने इनके टेक्नोलॉजी को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट में इंडक्ट भी किया है, जैसे कि अवॉक सिस्टम यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, स्पाइस 2000 बम हो,
पायथन मिसाइल हो, वगैरह वगैरह। इन सब के अलावा अगर कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो इजराइल ने मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिए 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि इसके तहत कृषि से संबंधित नए अनुसंधान केंद्र भारत में स्थापित किए जाएं और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे किसानों को बताई जा सके। इसके अलावा अगर विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो हाल ही में इजराइल ने अपनी 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष यानी कि I4F के दायरे को और व्यापक बनाने का फैसला किया है, ताकि भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक R&D को बढ़ावा मिल सके। इन सब के अलावा इजराइल भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल हो रहा है, जिससे कि दोनों देशों के अक्षय ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही दोनों देशों की भागीदारी रिन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक विकास की ओर ले जाने में एक और नया आयाम स्थापित होगा। बाकी आप इजराइल इंडिया रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।